हेलो स्टूडेंट्स, एक लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और ये जो वीडियो है उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। ऐसे ही मैं डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो दिस इज़ सेकंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक और वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था एंड दिस इज़ सेकंड ऑफ दैट सीरीज़। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप डिमांड एंड सप्लाई का जो आपका नॉलेज है वो इन्हांस होगा, और कैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को करने होते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का सीरीज़। ठीक है, द मार्केट डिमांड कर्व शोज। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व इज़ हॉराइजॉन्टल समेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सारे इंडिविजुअल के डिमांड को हॉराइजॉन्टली जब आप ऐड करो, जैसे इंडिविजुअल डिमांड ए, इंडिविजुअल डिमांड बी, इंडिविजुअल डिमांड सी, इन तीनों डिमांड को यदि मैं ऐड करूं तो मुझे एक मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। दिस इज़ डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी। तीनों की डिमांड को ऐड करूं तो मुझे एक मार्केट डिमांड मिलता है, विच इज़ एडिशन ऑफ तीनों की क्वांटिटी यदि मार्केट में तीन इंडिविजुअल्स हैं तो। सो मार्केट डिमांड कर्व शोज। तो मार्केट डिमांड कर्व भी देखो नॉर्मल डिमांड की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे सामने? ऑप्शन इज द इफेक्ट ऑफ मार्केट सप्लाई ऑफ अ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज, द क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूमर विल लाइक टू प्राइस एट अ डिफरेंट प्राइस, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्जिनल डिमांड कर्व मार्जिनल कॉस्ट शो नहीं करता तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा ज़रा सोचो, ये क्या हो सकता है? सो इट इज़ क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वुड लाइक टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। सो दिस वुड बी द आंसर, क्योंकि ये भी नॉर्मल मार्केट डिमांड की तरह ही डिमांड होता है, जिसके थ्रू आप ये डिमांड मतलब नॉर्मल डिमांड जो होगा उसके जैसा रिप्रेजेंटेशन होता है वैसा ही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, बाकी में क्या था? मार्जिनल कॉस्ट था, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर था, मार्केट सप्लाई था। डिमांड में सप्लाई का इफेक्ट नहीं दिखता। क्वेश्चन नंबर 2, एट अ प्राइस ऑफ $4.95 a pulp fiction novel is expected to sell 9,000 copies. If the novel is offered for sale at a price of 3.95, then the publisher can expect to sell. ठीक है, देखो सेलिंग की बात है, इसका मतलब सप्लाई कर्व के बारे में होगी। तो एट पर्टिकुलर प्राइस से 4.95 पे वो 9,000 एक्सपेक्ट करता है, तो प्राइस देखो लो हो गई। ठीक है, 3.95 सप्लाई कर्व हमें पता होता है पॉजिटिव स्लोप होती है, तो लोअर द प्राइजेस लोअर द सप्लाई हो जाएगा। तो पहले वो 9,000 कॉपीज़ बेचता था, अब लेस दैन 9,000 वो बेचेगा। ठीक है, 9,000 नहीं बिकेगा, सेम प्राइस पे ज़्यादा नहीं बेचेगा। ठीक है, प्राइस लो हो गई है फिर भी वो उतनी क्वांटिटी वो कभी नहीं बेचेगा, मोर दैन नहीं बिकेगा क्योंकि प्राइस लो हुई है, हाई नहीं। सो लोअर प्राइस पे सेल्स कितनी होगी? इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ऑफकोर्स प्रेडिक्टेबल, प्राइस जब लो हो जाती है उसका प्रॉफिट लो हो जाता है। लोअर द प्राइस लोअर द प्रॉफिट, और इसीलिए लोअर द सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आंसर वुड बी लेस दैन 9,000। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ रिसेशन इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है and a reduced level of activity. How would a recession be likely to affect the market demand curve for new cars? यदि आप लॉकडाउन का पीरियड आपने देखा है तो आपको पता होगा कि न्यू कार्स बिल्कुल भी नहीं बिकते थे। कार्स इज़ लग्जरी प्रोडक्ट। ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट इज़ हाई प्राइस बहुत हाई होती है, और हाई प्राइस वाले गुड रिसेशन में नहीं बिकते हैं। तो नेचुरली मार्केट डिमांड में न्यू कार्स की जो डिमांड होगी वो शिफ्ट करेगी। ठीक है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लग्जरी गुड नहीं खरीदेंगे, वो सारा पैसा नेसेसरी गुड में ही लगाते हैं। तो डिमांड फॉर द लग्जरी गुड विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, डिमांड विल शिफ्ट टू द लेफ्ट।
डिमांड विल डेफिनेटली शिफ्ट, ठीक है, डिमांड शिफ्ट करेगा और सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है, प्राइस भी डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी, तो डिमांड विल डेफिनेटली शिफ्ट टू द लेफ्ट. Market supply curve shows the quantity of good, effect of the market demand on a change in the supply of good, quantity of good the firms would offer for sale, the quantity of a good that consumer would be willing to buy at a different price. All of the above are correct. Of course not. So it is नॉर्मल सप्लाई कर्व का जो डेफिनेशन होता है वहीं इसकी सप्लाई कर्व की डेफिनेशन ऑफर कर्व, सप्लाई कर्व को ऑफर कर्व भी बोला जाता है, ठीक है. तो इट शोज प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन एट विच द सेलर विशेस टू सेल द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. At a price of $299, the manufacturer of a portable gas powered generator is willing to produce 19,000 units per quarter. At a price which is higher, it is likely that manufacturer will be willing to produce. ठीक है, तो सप्लाई कर्व में ये जो प्राइस बोली जाती है, एक डिफरेंट प्राइस है जिस पे सेलर इज़ विलिंग टू सप्लाई मोर. यदि प्राइस हाई होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस लो होगा तो वो कम सप्लाई करेगा. तो जब प्राइस देखो हाई हो रही है, ही विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर दैन दिस, वो इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और इससे ज़्यादा सप्लाई करेगा. सो इट विल बी मोर दैन 90,000 यूनिट्स पर क्वार्टर. तो ऑप्शन ए. Question number 6. Unionized workers may be able to negotiate with management for higher wages. यूनियन है और वो मैनेजमेंट से हायर वेजेस के लिए नेगोशिएट कर सकती है ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, प्रॉस्परस चल रहा हो, बूम सीजन चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो यूनियन वाले अपना वेज बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकते हैं. सपोज दैट द वर्कर्स एट automobile assembly plant successfully negotiate a significant increase in their wage package. How would the new wage contract will likely to affect? क्योंकि वेज बढ़ रहा है, तो वेज बढ़ने से क्या होता है, वेज बढ़ने से कॉस्ट बढ़ता है और कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है. ठीक है, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ठीक है, सप्लाई कर्व के बारे में पूछा है, सप्लाई कर्व कॉस्ट बढ़ने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है. अदर फैक्टर कुछ भी हो उससे शिफ्ट होता है, तो प्राइस के बारे में नहीं बताया, अदर फैक्टर है तो अदर फैक्टर के बारे में हमेशा शिफ्ट होगा. इफ़ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आर प्रोड्यूसिंग कार्स फास्टर देन पीपल वांट टू बाई देम, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है दैन डिमांड. क्या लिखा है, इफ़ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आर प्रोड्यूसिंग कार्स फास्टर दैन पीपल वांट टू बाई देम, जितनी रेट से लोग ख़रीदना चाहते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से सप्लाई हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब सप्लाई और डिमांड, दिस इज सप्लाई दिस इज डिमांड. सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, डिमांड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही. ठीक है, डिमांड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही. देखो मैंने जानबूझ के डिमांड का जो गैप है वो मैंने कम ड्रॉ किया है, सप्लाई को ज़्यादा करा, ये बताने के लिए कि सप्लाई का इंक्रीज़ ज़्यादा है दैन दैट ऑफ डिमांड का इंक्रीज. ठीक है, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाज D and S, फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाज दिस, सेकंड इक्विलिब्रियम इज D2S2, इट इज़ दिस. सो प्राइस देखो डिक्रीज कर गया, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई. सो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई. ठीक है, एक्सेस सप्लाई के दो ऑप्शन थे, देयर इज एक्सेस सप्लाई, प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज. सो फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, एक्स्ट्रा सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो डिमांड वाले ऑप्शन वैसे भी नहीं होते. अब एक्सेस सप्लाई में प्राइस राइज होता है कि प्राइस फॉल होता है. कभी भी एक्सेस सप्लाई हो, सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है, प्राइस फॉल करेगा. कभी भी एक्स्ट्रा डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, तो प्राइस राइज करेगा. क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोग्राम and finds
that orders from wholesalers far exceed the number of units that are being produced. In a computer software company introduces a new program and finds that orders from wholesalers far exceed, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है दैन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है दैन सप्लाई, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा डिमांड, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या करेगा, प्राइस को राइज करेगा, ठीक है, प्राइस को राइज करेगा। सो देयर इज़ एन एक्सेस डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। दिस जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, इन केस कोई भी क्वेश्चन में आपके डाउट हो और आपके थ्रू वीडियो ये क्लियर ना हो, तो यू कैन ऑलवेज मेल मी, दिस इज़ माई मेल ID sapna2015@gmail.com, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। आप मेरे को मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो वी कैन टॉक थ्रू मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट प्राइस। आपको ये क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, और आपके पास यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो उसके थ्रू भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको और भी कोई क्वेश्चंस चाहिए होते हैं और आपको और डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन श्योरली कांटेक्ट मी थ्रू दिस मेल। मैं आपको G ड्राइव अपना वीडियो भेजती रहूँगी और आप वहाँ से अपनी लर्निंग का प्रोसेस आप चालू रख सकते हो। So this is an independent channel, so you can contact me for any of the chapter you like, any of the courses you like to. Market equilibrium refers to a situation in which market equilibrium means demand and supply, ठीक है। It refers to a situation in which market price is high enough to allow firms to earn a fair profit, is low enough for consumer to buy all they want, is at level where there is neither a shortage nor a surplus। ये लग रहा है it is just above the intersection, above नहीं होता, it is equilibrium, market equilibrium की बात बोल रहे हैं। तो equilibrium is that point where demand is equal to supply, मतलब ना तो excess supply होगा ना excess demand होगा। equilibrium से ऊपर क्या होता है, excess supply होती है, क्यों, क्योंकि supply is more than demand। equilibrium से नीचे क्या है, excess demand है, क्यों, demand is मोर दैन सप्लाई, ठीक है। तो नीचे एक्सेस डिमांड, ऊपर एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई प्राइस को नीचे भेजता है, एक्सेस डिमांड प्राइस को ऊपर भेजता है। सो इट इज़ जस्ट अ पॉइंट वेयर देयर इज़ नाइदर शॉर्टेज नॉर अ surplus. Question number 10, if price of a good increases while the quantity of the good exchange on market increases, then the most likely explanation is that there has been प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज़ कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्सचेंज ऑन मार्केट भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है, मार्केट में जो एक्सचेंज हुआ है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, डिक्रीज़ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है मार्केट में एक्सचेंज बढ़ा है, ठीक है, मार्केट में एक्सचेंज ज़्यादा हुआ है, तो डिक्रीज़ वाले दोनों ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। देखो एलिमिनेशन से ही सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले एलिमिनेट किया करो तो आपके पास 50-50 चॉइस बच जाएगा, 2 ऑप्शन होंगे जिससे आपके चॉइस करने में आसानी होती है। तो जब उन्होंने बोल ही दिया है कि क्वांटिटी एक्सचेंज बढ़ रहा है तो वो कभी भी डिक्रीज़ ऑप्शन से नहीं आ सकता। डिमांड डिक्रीज़ करे, सप्लाई डिक्रीज़ करे तो क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकती, तो नहीं होगा। अब आता है इंक्रीज़ इन सप्लाई और इंक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है। यदि आपका डिमांड दिस इज़ डिमांड, दिस इज़ सप्लाई, यदि डिमांड इंक्रीज़ करता है तो प्राइस भी इंक्रीज़ करता है, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है। और जब आप सप्लाई इंक्रीज़ करते हो तो क्या होता है, प्राइस डिक्रीज़ करती है, क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है। देखो एक्सचेंज दोनों में इंक्रीज़ है, मार्केट में गुड्स एंड क्वांटिटी सोल्ड एंड बॉट, ये दोनों में इंक्रीज़ है, इसमें भी इंक्रीज़ है, इसमें भी इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब मुझे अब प्राइस का फैक्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, प्राइस का फैक्टर उसमें क्या था, दोनों में क्वांटिटी इंक्रीज़ है, इसका मतलब एक्सचेंज में उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिका या ख़रीदा गया था, ठीक है।
द प्राइस ऑफ द गुड, देखो साहब बोला है यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस। इसका मतलब प्राइस ऑफ द गुड कब इंक्रीज़ करता है? प्राइस ऑफ द गुड तब इंक्रीज़ करता है जब आप डिमांड को इंक्रीज़ करते हो। देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी भी साथ में इंक्रीज़ हो रही है, तो इट विल बी इंक्रीज़ इन डिमांड। प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ गुड मार्केट इंक्रीजेस। तो हमें पता चल गया प्राइस यदि डिक्रीज़ करे, क्वांटिटी इंक्रीज़ करे, इसका मतलब सप्लाई इंक्रीज़ करती है। प्राइस डिक्रीज़ के पीछे सप्लाई रीज़न होता है, प्राइस इंक्रीज़ के पीछे डिमांड इंक्रीज़ रीज़न होता है। ठीक है, तो सप्लाई इंक्रीज़ करा तो इंक्रीज़ इन सप्लाई, डिक्रीज़ वाले ऑप्शन होते नहीं, इंक्रीज़ इन सप्लाई होता है, इंक्रीज़ इन डिमांड। लेकिन यहाँ प्राइस डिक्रीज़ की बात बोली है, इंक्रीज़ इन डिमांड होता है तो प्राइस इंक्रीज़ करती है, ये प्राइस डिक्रीज़ बोला है तो इट विल बी इंक्रीज़ इन सप्लाई। जस्ट 10 का ऑपोजिट था ये। क्वेश्चन नंबर 12, कि प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज वेल द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिक्रीजेस। क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज़ किया है, क्वांटिटी डिक्रीज़ किया है। ठीक है, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस, इसका मतलब डिक्रीज़ वाला कोई ऑप्शन होगा, तो इंक्रीज़ का ऑप्शन हटा देते हैं। अब रहा डिमांड डिक्रीज़, सप्लाई डिक्रीज़। सप्लाई यदि डिक्रीज़ करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है क्या? प्राइस इंक्रीज़। प्राइस इंक्रीज़ हमेशा किसके वजह से आता है? एक्सेस डिमांड के वजह से आता है। और एक्स्ट्रा डिमांड कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से। इसका मतलब डिमांड जब बड़ा हो, ठीक है, डिमांड जब इंक्रीज़ हुआ हो, तो देखो दो इंक्रीज़ था, एक इंक्रीज़ इन डिमांड और एक इंक्रीज़ इन सप्लाई था। इंक्रीज़ इन सप्लाई होता तो एक्सेस सप्लाई होता, इंक्रीज़ इन डिमांड है तो एक्सेस डिमांड है। और यहाँ प्राइस इंक्रीज़ की बात करी है तो ये ज़रूर इंक्रीज़ इन डिमांड हुआ होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीज़ इन डिमांड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वांटिटी इन्होंने क्या बोला है? क्वांटिटी डिक्रीज़ बोला है। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज़ बोला है, तो क्वांटिटी डिक्रीज़ में दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, एक था आइदर डिक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिक्रीज़ इन डिमांड होता है, ड्रॉ करके देख लेते हैं, डिक्रीज़ इन डिमांड होता है तो प्राइस डिक्रीज़ करती है, प्राइस डिक्रीज़ करती है। पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये है, प्राइस डिक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ क्या बोला? प्राइस इंक्रीज़ है, तो सप्लाई का शिफ्ट करके देख लेते हैं। दिस इज़ डिमांड, सप्लाई इंक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़ इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज़, सप्लाई डिक्रीज़ मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब देख लेते हैं, प्राइस यस, प्राइस इंक्रीज़ करा है, क्वांटिटी डिक्रीज़ करी है। सो प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज़ करा है, क्वांटिटी डिक्रीज़ करी है, तो यहाँ वही हो रहा है, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस, सो इट विल बी डिक्रीज़ इन सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13, if the price of the good decreases while the quantity of the good exchanged on the market decreases, then the most likely explanation has been, प्राइस क्या हुआ है? डिक्रीज़, क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्सचेंज भी डिक्रीज़, दोनों डिक्रीज़ हैं। ठीक है, प्राइस भी डिक्रीज़, क्वांटिटी भी डिक्रीज़, तो इसका मतलब इंक्रीज़ वाला ऑप्शन तो है नहीं। अब है डिक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन सप्लाई। प्राइस तब डिक्रीज़ करता है जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो। ठीक है, तो या तो डिमांड फॉल करा है या सप्लाई इंक्रीज़ करी है, तो इट इज़ फॉल इन डिमांड, दैट इज़ डिक्रीज़ इन डिमांड। डिमांड जब डिक्रीज़ करे, लेफ्टवर्ड जाए, सप्लाई यदि आपकी उतनी ही है, तो प्राइस आपका डिक्रीज़ करेगा, क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करेगी, प्राइस भी डिक्रीज़, क्वांटिटी भी डिक्रीज़। ठीक है, क्वांटिटी एक्सचेंज डिक्रीज़, प्राइस ऑफ द गुड ऑल्सो डिक्रीज़। तो प्राइस डिक्रीज़ हमेशा एक्सेस सप्लाई की वजह से है। एक्स्ट्रा सप्लाई तब होती है या तो सप्लाई बढ़े तब, या डिमांड घटे तब। ठीक है, तो डिमांड जब घटता है, ठीक है, तो जब सप्लाई क्योंकि क्वांटिटी डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ तो होता ही। अब कौन सा डिक्रीज़ है? डिक्रीज़ इन डिमांड की वजह से
प्राइस भी डिक्रीज़ करेगा, क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करेगी। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड विल कॉज। इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड, डिमांड जब इंक्रीज करे, राइट वर्ड जाए, डिमांड जब इंक्रीज करे, राइट वर्ड जाए, तो प्राइस भी इंक्रीज करता है, क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज करेगा एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन क्वांटिटी, नहीं, दोनों इंक्रीज करेंगे, प्राइस भी इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। सो इट विल बी इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड विल कॉज। सप्लाई यदि इंक्रीज करे तो क्या होगा? सप्लाई यदि इंक्रीज करता है, ठीक है, सप्लाई यदि इंक्रीज करता है तो क्या होता है? दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। सप्लाई यदि इंक्रीज करे, राइट वर्ड जाएगी, राइट वर्ड जाने से प्राइस भी डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। प्राइस डिक्रीजेस, अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस and increase in equilibrium quantity, decrease in equilibrium price and increase in equilibrium quantity। सप्लाई जब इंक्रीज करे, प्राइस घटता है, क्वांटिटी बढ़ती है, तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Assume that firm in an industry observe 10% increase in the productivity of labor, but to get there they had to increase the cost of labor by 5%. What should be expected to happen in the output market as a result of this development? ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 10% बढ़ सकती है, लेकिन यदि 10% आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको 5%, ठीक है, आपको 5% क्या करना पड़ेगा? आपको 5% कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका कॉस्ट आपका 5% बढ़ जाएगा यदि आपको 10% बढ़ानी है तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट 5% बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई मेरी लेफ्टवर्ड जाएगी, सप्लाई लेफ्टवर्ड जाएगी 5%। इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 10% है, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ने से सप्लाई वापस बढ़ेगी। पहले तो कॉस्ट बढ़ा, अब सप्लाई वापस बढ़ेगी, कितना? 10%। तो एक्चुअली क्या है, सप्लाई और राइटवर्ड जाती है, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ रहे हो क्या चीज़ हो रही है। सप्लाई इवेंचुअली क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज़ करेगा, भले ही आपका लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है, भले ही आपका लेबर इंक्रीज़ कर रहा हो, लेकिन 10% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, तो इसका मतलब पहले तो वो लेफ्टवर्ड जाएगा, फिर और 5% रेट से, क्योंकि 10% बोला है ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी, तो सप्लाई फाइनली इंक्रीज़ करेगी, तो सप्लाई विल इंक्रीज़, द सप्लाई शुड इंक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़ नहीं, सप्लाई अनचेंज नहीं रहेगा, डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ऑप्शन ए विच इज़ सप्लाई शुड डिक्रीज़, सॉरी सप्लाई शुड इंक्रीज़, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है दैन प्राइस, दैन लेबर कॉस्ट। During 2002-2005, we saw a significant increase in the construction of new housing stock in US. During the same period, we also observed significant rise in the demand. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब सप्लाई भी इंक्रीज़ करी है, डिमांड भी इंक्रीज़ करा, राइज इन डिमांड, ठीक है। वी नो दैट पीरियड बोथ प्राइस एंड लेवल ऑफ होम्स ट्रेडेड इंक्रीज, बेस्ड ऑन दैट प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है और ट्रेडिंग भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब डिमांड ज़रूर सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होगा। प्राइस इंक्रीज़ हो तो एक ही रीज़न होता है, एक्स्ट्रा डिमांड, एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड तब होता है जब डिमांड मोर देन सप्लाई हो, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज़ हुई है ज़रूर, लेकिन डिमांड उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होगा, तभी एक्स्ट्रा डिमांड रहा होगा, और एक्स्ट्रा डिमांड फिर प्राइस को इंक्रीज़ करता है। तो राइज इन डिमांड
आउटपेज द राइज इन सप्लाई। सप्लाई तो बड़ी है लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। चेंज ऑफ डिमांड यदि ज़्यादा है दैन चेंज ऑफ सप्लाई, देन प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल श्योरली इंक्रीज, ठीक है। सप्लाई जितना लेफ्टवर्ड राइटवर्ड जाता है उससे यदि आप डिमांड को उससे यदि आप ज़्यादा शिफ्ट करवा दो, ठीक है, तो प्राइस भी इंक्रीज़ करेगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगा। द राइज ऑफ डिमांड विल आउटपेस द राइज ऑफ सप्लाई। ए राइज इन सप्लाई एक्सीड्स द राइज इन डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल ही दिया है। राइज इन सप्लाई, सप्लाई राइटवर्ड ज़्यादा गई है दैन डिमांड, डिमांड कम गया तो है लेकिन वो कम गया है, तो इसका मतलब D1 S1 फर्स्ट इक्विलिब्रियम, D2 S2 सेकेंड इक्विलिब्रियम, प्राइस डिक्रीज करेगी, क्वांटिटी इंक्रीज, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल वाइल द क्वांटिटी विल राइज, ठीक है। एक्सीड्स बोला है, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस फॉल करता है, ठीक है। क्वांटिटी विल राइज क्योंकि डिमांड उससे ज़्यादा राइज, सप्लाई ज़्यादा राइज करी है, तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच इंस्टेंस विल बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी राइज। प्राइस एंड क्वांटिटी कब राइज करता है? जब डिमांड सप्लाई कांस्टेंट हो, डिमांड इंक्रीज करे, या फिर डिमांड का राइज ज़्यादा हो दैन सप्लाई का इंक्रीज। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज बट द राइज ऑफ डिमांड एक्सीड्स द राइज इन सप्लाई, दिस इज द बेस्ट आंसर। डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज बट द राइज इन डिमांड एक्सीड्स, ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज बोला है, तो प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज होने से होता है। डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज हो तो प्राइस इंक्रीज होता है। सो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज करे लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज करे दैन सप्लाई। In which instance we can observe a rise in equilibrium price accompanied by a decline in the equilibrium quantity। प्राइस राइज कर रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो मार्केट में आपका एक्सेस डिमांड हो गया है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर मार्केट में स्केर्सिटी हो गई है। स्केर्सिटी का मतलब भी एक्सेस डिमांड ही होता है। सप्लाई जब डिक्रीज करे तब उसको स्केर्सिटी बोला जाता है। इसका मतलब डिमांड उससे ज़्यादा है इस और सप्लाई कम पड़ रही है, तब भी प्राइस बढ़ता है। और मार्केट में खुद डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने के एक्चुअली एक ही रीज़न है, एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड कब होता है? जब डिमांड मोर देन सप्लाई हो। इसका ये मतलब होता है या तो सप्लाई कम हो गई हो या डिमांड ज़्यादा हो गया हो। तो देखते हैं इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। चलो बताओ क्या ऑप्शन होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड। इफ़ डिमांड एंड सप्लाई डिक्लाइन, डिमांड एंड सप्लाई यदि डिक्लाइन करता है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। डिमांड सप्लाई डिक्लाइन करता है बट डिमांड ऑफ सप्लाई डिमांड एक्सीड करे, ठीक है। डिमांड यदि ज़्यादा एक्सीड करे, डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ करे तो मार्केट में इसका मतलब एक्सेस सप्लाई रहता है। एक्सेस सप्लाई प्राइस को फॉल करवाता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? एक राइज इन प्राइस, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज़ करता है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ नहीं होती, यहाँ डिक्लाइन बोला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब रहा बी ऑप्शन, इफ सप्लाई डिक्लाइंस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड डिक्लाइन इन सप्लाई एक्सीड्स द इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है, सप्लाई डिक्रीज़ कर रही है एंड डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है, डिक्लाइन इन सप्लाई एक्सीड्स, ठीक है। तो D1 S1 D2 S2 सेकेंड इक्विलिब्रियम, तो देखो प्राइस भी इंक्रीज़ करा, क्वांटिटी डिक्रीज़ करी, ठीक है। सो इट विल बी बी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफिकली, यदि आपको ऐसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ग्राफिकली करके ही आपको देखने पड़ेंगे। To be an importer of a product
द कंट्री मस्ट हैव इट्स डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोनों में से इंपोर्ट यदि आपको करना है तो आपका डोमेस्टिक प्राइस ज़रूर, ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस यदि आपका ज़्यादा होगा दैन फॉरेन प्रोडक्ट तभी आप इंपोर्ट करोगे, तो ये आपके लिए ये फिजिबल होगा, रैशनल होगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यदि महंगा है, फॉरेन प्रोडक्ट यदि सस्ता है, तो आप चीप प्रोडक्ट खरीदोगे, इसका मतलब आप इंपोर्ट खरीदोगे, आप इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ बोला टू बी इम्पोर्टर ऑफ अ कंट्री मस्ट हैव इट्स डोमेस्टिक प्राइस हायर दैन फॉरेन प्राइस। फॉरेन प्राइस से डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा हुई तो लोग फॉरेन प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे। टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट हैव इट्स डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द, तो उल्टा होगा, आपकी डोमेस्टिक प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई तो ही आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे, लोग उसको खरीदेंगे। तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लोअर दैन, ठीक है। 23 एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट में आपको कंट्री को क्या हेल्प करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अ कंट्री टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट करोगे, इंक्रीज इन इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, इंक्रीजेशन अब्रॉड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द डोमेस्टिक लेबर, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक लेबर, ठीक है। क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये कॉस्ट बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक लेबर नहीं, रिसेशन अब्रॉड, या इंक्रीज इन इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर, डोमेस्टिक इनकम बढ़ी, रिसेशन अब्रॉड। क्योंकि इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर बढ़ता है तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको यदि एक्सपोर्ट करना है अपना प्रोडक्ट को तो बाहर रिसेशन हमें मदद करता है, क्योंकि बाहर क्या हो गया, आपका इनकम वहाँ पे लोअर है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को बाहर बेच सकते हो, तो रिसेशन अब्रॉड। 2010 Russia was affected by significant drought. Russia is a major producer and exporter of several agricultural commodities. As a result, Russia reduced some of its agricultural export. In the context of the world supply and demand model for the affected agricultural commodity, तो इसका मतलब ड्राउट होने से रशिया है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, सप्लाई की कमी आएगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर्ल्ड का जो मार्केट होगा उसमें डिमांड एंड सप्लाई का, यदि हम वर्ल्ड का देखें, वर्ल्ड का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम मार्केट देखें तो सप्लाई में कमी आएगी, ठीक है। सप्लाई में कमी आएगी तो प्राइस इंक्रीज़ करेगा, क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी। सो इट विल बी रिड्यूस्ड सप्लाई, ठीक है, रिड्यूस सप्लाई एंड अनचेंज डिमांड। रिड्यूस सप्लाई क्योंकि ड्राउट से आपका डिमांड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेसेसरी प्रोडक्ट है, नेसेसरी प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होती, सप्लाई कम होने से क्या होती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है एंड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। सो रिड्यूस सप्लाई, डिमांड अनचेंज्ड। इंक्रीज सप्लाई नहीं होगा, इंक्रीज सप्लाई नहीं होगा, डिमांड की कोई क्वेश्चन उसमें था नहीं, ऑप्शन में था नहीं, क्वेश्चन में अनचेंज्ड डिमांड के बारे में कोई बात नहीं थी जिससे हमें पता चल सके कि डिमांड बढ़ी है कि घटी है। ड्राउट अफेक्ट सप्लाई नॉट डिमांड, ठीक है, ड्राउट अफेक्ट सप्लाई नॉट डिमांड, सो इट इज़ ऑप्शन बी। In November 2010, the US Central Bank, the Federal Reserve, embarked on a policy of quantitative easing. ठीक है, quantitative easing. Since this policy essentially represent an increase in the supply of money. Money supply बढ़ा दी जाए. This is money supply, money demand. This is money supply. Money supply बढ़ा दी जाए. Right word. It may create inflationary expectation. Let us assume this is a strong assumption. As a result, US households start to exploit inflation
इन हाउसिंग मार्केट मनी सप्लाई बढ़ने से, ठीक है, मनी सप्लाई यदि बढ़ा दी जाए तो मार्केट में, हाउसिंग में क्या हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो मनी डिमांड भी करेस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी, ठीक है, मनी डिमांड भी करेस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, उसको बैलेंस करने के लिए मनी डिमांड फॉर गुड्स, हाउसेस, सर्विसेज ये इंक्रीज़ करेगा। तो हाउसिंग मार्केट में क्या होगा, राइज इन डिमांड कॉजिंग प्राइस टू इंक्रीज, राइज इन सप्लाई नहीं, डिक्लाइन इन डिमांड नहीं, तो इसका मतलब राइज इन डिमांड कॉजिंग प्राइस टू इंक्रीज, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो एंड दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपको यदि ये क्वेश्चंस सही लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और आपका नॉलेज यदि इन्हांस होता है और आपके चैप्टर के प्रति जो एक इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी है, वो यदि बढ़ती है और आपको चैप्टर यदि अच्छे से समझ आया तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना या फिर मेरे मेल आईडी पे ज़रूर भेजना। ठीक है, आपका फीडबैक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू सेंड मी योर फीडबैक। और भी आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे को आप मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, प्लस जो वीडियो है उसके डिटेल्स में भी आपको आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो माय मेल आईडी इज़ वंस अगेन ठीक, ऑल स्मॉल लेटर्स SAPNABAID2015@gmail.com।